लेवलिंग के सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में हमें डेमन कैसल पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जिन्हो को 10,000 डेमन सोल्स कलेक्ट करने थे, लेकिन जिन्होंने अभी तक सिर्फ 309 ही डेमन सोल्स कलेक्ट किए थे। जिन्हो यहाँ पर कहता है डंजन के पहले से उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं थे और लगता है ये एरिया भी बिल्कुल साफ हो चुका है। जो मॉन्स्टर अभी तक मेरे सामने आए वो लगभग डी रैंक के आसपास होंगे और मानना पड़ेगा मुझे उन सबसे अच्छे खासे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल गए। असली दुनिया पे मुझे लेवल अप करने के लिए 9 सी रैंक के गेट को रेड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लेवल अप करने के लिए मुझे सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। जितना मैं लेवल अप करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस और लेवल उतना ही बढ़ जाता है। तो इसका मतलब इन सबके साथ साथ मैं भी और भी ज्यादा ताकतवर बनते जाऊंगा। जब मैं बाई क्यूनो से मिला तब मैंने रियलाइज किया कि मेरा पावर अभी तक इस रैंक के हंटर के समान है, लेकिन मुझे उससे भी ताकतवर बनना होगा। यहाँ पर जिन्हो को एक परमिट मिलता है जिसकी मदद से वो सेकंड फ्लोर में जा सकता था। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए जिन्हो को एक डिविनेशन सर्कल ढूंढना होगा। जिन्हो इसके बाद अपने एक शैडो सोल्जर को बुलाता है और आइस बियर का पैक लीडर वहां पर अपीयर होता है। जिन्हो आइस बियर के लीडर का साइज देखकर उसे नाम देता है टैंक। इसके बाद जिन्हो उसकी पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जिन्हो के सामने कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर आ जाते हैं। लेकिन जिन्हो टैंक उन सबको मसलने के लिए कहता है। पलक झपकते ही टैंक उन तीनों का काम खत्म कर देता है। जिन्हो को यहाँ पर सामने आसमान से एक तेज रोशनी देखने मिलता है और वही बनी था डिविनेशन सर्कल। जिन्हो और टैंक वो दोनों उसी सर्कल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें यूएसए पे हंटर्स ब्यूरो पे ले जाया जाता है। रिसेंटली एक डंजन के अंदर जो इंसान मिला था उस इंसान को बंदी बना के यूएसए के हंटर ब्यूरो पे ले जाया जाता है। हमें जानने मिलता है ये बंदा एक कोरियन हंटर है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक कोरियन हंटर यूएसए पे क्या कर रहा है, और वो भी एक डंजन पे। उस बंदे का दावा है कि वो 10 साल से डंजन के अंदर ही अटका हुआ था और किसी तरह 10 साल बाद वो अचानक से यहाँ पर आ गया। सभी लोग ये सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये बंदा कोई मैजिकल बीस्ट है जिसके अंदर किसी इंसान की यादें हैं। वो लोग ऐसे खतरनाक पर्सन को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए उन्होंने स्कारवेंजर गिल्ड से एक इस रैंक के हंटर को बुलाया था जो कोरियन जानता है। वो लोग यहाँ पर बात कर रहे थे वांग डोंगसू के बारे में, जो रिसेंटली कोरिया से यूएसए पे लौट चुका था, लेकिन जिन्हो को ना मार पाने की वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। इसके बाद फिर से हमें डेमन कैसल पे ले जाया जाता है। जिन्हो यहाँ पर एज्यूम करते कि शायद इस डेमन कैसल के 100 फ्लोर्स है और 100 के 100 फ्लोर्स में अलग अलग थीम है। जिन्हो एक के बाद एक फ्लोर्स पे जाता रहा और मैजिकल बीस्ट को मारता रहा। हर एक फ्लोर में यहाँ पर जिन्हो को नेक्स्ट फ्लोर में जाने के लिए उसका परमिट मिलता है। ऐसे करते करते जिन्हो दूसरा, तीसरा, चौथा और 27वां फ्लोर भी क्लियर कर देता है। अभी तक जिन्हो इन सब का मुकाबला बहुत ही आसानी से कर रहा था। जिन्हो को यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले थे और उसका कमांडर टच स्किल भी लेवल अप हो चुका था। जिन्हो ने अभी तक जिन मॉन्स्टर्स को मारा था वो लगभग यहाँ पर सी रैंक के करीब होंगे और जिन्हो ने अभी तक 10,000 में से 2,116 डेमन सोल्स कलेक्ट किए थे। लेकिन जिन्हो को एक ही प्रॉब्लम था, जिन्हो का ये लड़ाई था समय के खिलाफ। अगर इस कैसल में सच में 100 फ्लोर्स हुए तो जिन्हो इसे एक हफ्ते के अंदर क्लियर नहीं कर पाएगा। जिन्हो ऐसे यहाँ पर 47, 48, 49 और 50वें फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। 50वां फ्लोर एक बॉस लेवल फ्लोर था जहाँ पर हमें बहुत सारे तगड़े तगड़े डेमन्स देखने मिलते हैं और इसके साथ साथ हमें सारे डेमन सोल्जर्स का एक बॉस देखने मिलता है जो काफी ज्यादा बड़ा था। जिन्हो यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाता है और इस बॉस मॉन्स्टर का जितने भी चमचे हैं उन सबका काम जिन्हो अपने शैडो सोल्जर्स के ऊपर छोड़ता है और जिन्हो यहाँ पर खुद चला जाता है बॉस मॉन्स्टर का ख्याल रखने के लिए। जिन्हो यहाँ पर कैमोफ्लेज इस्तेमाल करके अपने आप को गायब कर लेता है। दूसरी तरफ इग्रिस और बाकी सभी शैडो सोल्जर सारे डेमन्स को निस्तनाबूद करने लगते हैं। जिन्हो अपने शैडोज के परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था और इसके साथ साथ क्योंकि जिन्होंने अपने इंटेलिजेंस स्टैट्स को भी बढ़ाया था तो इसी वजह से जिन्हो के शैडो सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। लेकिन जो बॉस मॉन्स्टर था वो अभी तक अपनी जगह से हिला नहीं था। लेकिन ये कहने के बाद ही अचानक से वो बॉस मॉन्स्टर वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाता है और वो अचानक से जिन्हो के शैडो सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है। वो इतना ज्यादा तेज था कि जिन्हो और जिन्हो के शैडो सोल्जर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए थे। पलक झपकते वो अपने बेसबॉल जैसे बैट से जिन्हो के सारे शैडो सोल्जर्स को निस्तनाबूद कर देता है। यहाँ तक कि इग्रिस भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। जिन्हो इसको देखकर और खड़ा नहीं रह पाता। वो तेजी से भागकर उस बॉस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चला जाता है और सीधे जाकर उसके बड़े से तोंद पे बहुत ही जोर का पंच मारता है। जिन्हो उस मॉन्स्टर को इतना जोर से पंच मारता है कि पूरा फ्लोर यहाँ पर कांप जाता है और वो मॉन्स्टर उड़कर बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है। जिन्हो भी अपनी इस ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हो अपने मन ही मन कहता है मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से हमला तो किया, लेकिन वो इतना ज्यादा दूर तक उड़कर जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद जिन्हो अपने स्टेटस चेक करता है। वो देखता है कि उसका स्टेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक से वो बॉस मॉन्स्टर उठकर खड़ा होने लगता है। वो बॉस मॉन्स्टर अपना स्किल रेज इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो अपने पावर को 50% तक बढ़ा लेता है और इसके बाद वो तेजी से जिन्हो के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। जिन्हो यहाँ पर समझ चुका था कि वो उसके हमले को ब्लॉक नहीं कर सकता। जिन्हो अपने शैडो सोल्जर आयरन टेक्स को इशारा करता है और इसके बाद आयरन अपना शील्ड तेजी से जिन्हो की तरफ फेंक देता है। जिन्हो यहाँ पर आयरन के शील्ड को कैच करता है और उस बॉस मॉन्स्टर के हमले को इस शील्ड की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उस बॉस मॉन्स्टर का बेसबॉल जैसा दिखने वाला पैर और जिन्हो का शील्ड एक दूसरे के साथ टकराते हैं और पूरा एरिया एक बार फिर से कांपने लगता है। लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर नहीं रुकता। वो लगातार अपने पैर से जिन्हो के शील्ड के ऊपर हमला करते जाता है, लेकिन जिन्हो के पास शील्ड इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जिन्हो यहाँ पर हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जिन्हो यहाँ पर प्लान बनाता है कि जब भी वो मॉन्स्टर अपने बैट को ऊपर करेगा तभी उसे मौके का फायदा उठाकर जिन्हो उसके ऊपर हमला करेगा। वो मॉन्स्टर जैसे अपने बैट को हमला करने के लिए ऊपर करता है, जिन्हो तुरंत उस शील्ड को नीचे फेंकता है और अपने डैगर लेकर जंप मारता है। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा चालाक था। वो जिन्हो के मूव को एंटिसिपेट कर लेता है और अपने बैट का डायरेक्शन ऊपर से अभी साइड में कर लेता है। वो साइड से जिन्हो के ऊपर बैट चलाने वाला था। जिन्हो को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इस हमले को कैसे ब्लॉक करे। तब इसके बाद जिन्हो एक आइडिया लगाता है। वो सबसे पहले अपने डैगर को पीछे फेंकता है और इसके बाद अपने कमांडर टच स्किल को इस्तेमाल करके अपने आप को पीछे कर लेता है जहाँ पर उसका डैगर था और इसी तरह जिन्हो उस बॉस मॉन्स्टर के हमले से
बचकर निकल जाता है। जिन्हो यहाँ पर मन कहता है मेरे इस डैगर से मैं इसके ऊपर छोटे मोटे हमले कर सकता हूँ, जो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे कैसे भी करके इसकी स्पीड को धीमा करना होगा। तभी जिन्हो को अचानक से एक टूटा हुआ बिल्डिंग देखने मिलता है। जिन्हो अचानक से तेजी से भागकर उस टूटी हुई बिल्डिंग की तरफ दौड़कर जाने लगता है। वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर जिन्हो का ही पीछा करने लगता है और जिन्हो जैसे उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है वो तुरंत उस टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और उस बड़े से बिल्डिंग को उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्हो अपने दोनों डैगर से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के मिस्टर आहान और मिस पर्क के पास ले जाया जाता है, जो जिन्हो को हर तरफ ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि वो जिन्हो के घर पे गए थे और वहां से उनको पता चला कि जिन्हो 7 दिन के लिए एक ट्रिप पे गया है। लास्ट टाइम जिन्हो को शहर के बीच में देखा गया था, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। मिस पर्क कहती है शायद किसी ने संग जिन्हो को किडनैप कर लिया होगा। मिस्टर आहान कहते हैं क्या संग जिन्हो और किडनैप? उसे किडनैप करने के लिए हमें बहुत सारे हाई रैंकिंग हंटर्स चाहिए होंगे, पता नहीं कि आखिरकार वो कहां पर होगा। इसके बाद फिर से हमें डेमन कैसल पे ले जाया जाता है और फाइनली जाकर हमें देखने मिलता है कि जिन्हो ने उस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था। जिन्हो के ऊपर आइटम्स का बरसात होने लगता है। जिन्हो को एक ईयररिंग, एक मैजिकल ऑर्ब, उसी के साथ साथ एक हॉर्न और आखिर में जाकर उसे वर्ल्ड ट्री का एक फ्रैगमेंट मिलता है। इस फ्रैगमेंट की मदद से जिन्हो एक हाई क्वालिटी आइटम बना सकता था। इसके बाद जिन्हो उस ईयररिंग को पहनता है। वो ईयररिंग एक एस रैंक का आइटम था। वो पहनने के बाद यहाँ पर जिन्हो का हेल्थ और स्ट्रेंथ 20+ हो जाता है। इसके बाद बारी था मैजिकल ऑर्ब का। इस मैजिकल ऑर्ब की मदद से किसी भी मैजिक यूजर का पावर 2 गुना बढ़ाया जा सकता था। जिन्हो जब इन सबको देख ही रहा था तभी अचानक से इग्रिस जिन्हो के सामने सभी मॉन्स्टर का सर लेकर आने लगता है और इसके बाद वो जिन्हो के सामने झुक जाता है। जिन्हो कहता है क्या तुम ये करना बंद कर सकते हो? तुम्हें देखकर वो भी ऐसे ही करने की कोशिश करता है। हमें देखने मिलता है आयरन भी इग्रिस की तरह मॉन्स्टर का बॉडी जिन्हो के सामने लेकर आने लगता है। जिन्हो कहता है चलो ठीक है, तुमने मुझे अपने शील्ड देकर मदद की थी। लेकिन जिन्हो को जैसे शील्ड के बारे में याद आता है तभी जिन्हो कुछ रियलाइज करता है। अचानक से जिन्हो यहाँ पर अपने मेजेस को बुलाने लगता है और जिन्हो उन मेजेस को वो ऑर्ब दे देता है और एक बिल्डिंग के ऊपर एक स्पेल इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वो मेज अपने हाथ में वो ऑर्ब लेता है और इसके बाद वो एक फायर स्पेल इस्तेमाल करता है। हमें एक बहुत ही बड़ा आग का गोला देखने मिलता है और इसके बाद वो मेज उस बड़े से आग के गोले को उस बिल्डिंग की तरफ फेंकता है। सिर्फ एक ही शॉट से वो बिल्डिंग चूर चूर हो जाता है। जिन्हो भी इसके पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो मेज जिन्हो को वो ऑर्ब लौटा देता है। इसके बाद फिर से हमें यूएसए पे ले जाया जाता है। वाइंग डॉन्सो यहाँ पर उस बंदे के साथ पूछताछ करने के लिए आ चुका था। वाइंग डॉन्सो कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, एक ऐसा मैजिकल बीस्ट जो इंसानों की भाषा जानता है और ऊपर से वो भी कोरियन। वो आदमी कहता है देखो मैंने तुमसे पहले कह दिया, अगर तुम लोग को मेरे ऊपर कोई भी शक हो तो तुम लोग मेरा डीएनए टेस्ट कर सकते हो। वाइंग डॉन्सो कहता है तुम जो कहोगे हमेशा वैसा नहीं होगा। जब कुछ ऐसा डंजन से बाहर आता है तो हमें होशियार रहना पड़ता है। हो सकता है तुम एक मैजिकल बीस्ट हो जो इंसान बनने का बहाना कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते जाते हैं। इसके बाद वाइंग डॉन्सो कहता है अच्छा होगा कि तुम हमारी बात सुनो। कोई चारा न देखकर वो आदमी मान जाता है। वाइंग डॉन्सो पूछता है तुमने कहा था कि तुम 10 साल डंजन के अंदर थे, लेकिन आखिरकार तुमने 10 साल डंजन के अंदर सर्वाइव कैसे किया? क्या तुम किसी तरीके का ज़ॉम्बी हो? वो आदमी मना करता है। इसके बाद वाइंग डॉन्सो पूछता है तो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी जो मर चुका है क्या वो अचानक से एक डंजन से जिंदा बाहर निकल सकता है? वो आदमी कहता है नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैजिकल बीस्ट के बारे में कितना पता है? ये सुनकर वाइंग डॉन्सो चुप हो जाता है। इसके बाद वाइंग डॉन्सो कहता है तो क्या तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम्हें हमसे ज्यादा पता है? इसके बाद वो आदमी कहता है डंजन्स, गेट्स, मैजिकल बीस्ट ये सब एक प्लान का हिस्सा है। हाल ही फिलहाल में कुछ बहुत ही खतरनाक लोग अपने गहरी नींद से जाग चुके हैं और वो सब इस दुनिया को खत्म कर देंगे। वाइंग डॉन्सो कहता है ये सब क्या है और कौन इस दुनिया को खत्म कर देगा? वो आदमी कहता है मैं आपको इसके बारे में नहीं कह सकता। वाइंग डॉन्सो इसके बाद कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमें बचाने के लिए आए हो, लेकिन तुम कह नहीं सकते कि तुम हमें किससे बचाओगे? लेकिन तुम जानते हो ना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो आदमी कहता है चाहे कोई भी आ जाए उन सब के सामने सब कुछ बेकार है। तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, आखिरकार तुम भी काफी स्ट्रांग ही हो। ये सुनने के बाद वाइंग डॉन्सो का खून खोल जाता है। इसके बाद वाइंग डॉन्सो उस बंदे की इंफॉर्मेशन पे नजर डालता है। इस बंदे का नाम था संग इल वन। दाढ़ी और बालों को अगर छोटा कर दिया जाए तो इसके प्रोफाइल पिक्चर के साथ इसका थोबड़ा बिल्कुल मैच करता है। लेकिन वाइंग डॉन्सो को एक बात समझ नहीं आता कि 10 साल डंजन के अंदर रहने के बाद भी उसका उम्र क्यों नहीं बढ़ा। वाइंग डॉन्सो उस बंदे का एक्सपीरियंस देखकर कहता है वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है। अगर तुम आज एक हंटर होते तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होते और तुम्हारी बीवी और 2 बच्चे भी है। लेकिन वाइंग डॉन्सो जैसे उस बंदे के बेटे का नाम देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वाइंग डॉन्सो पूछता है क्या तुम्हें अपने बेटे का नाम याद है? वो बंदा कहता है मेरे बेटे का नाम संग जिन्हा है। वाइंग डॉन्सो इसके बाद उसके बेटे का नाम पूछता है। वो बंदा कहता है मेरे बेटे का नाम संग जिन्हू है। यानी कि ये बंदा था जिन्हा और जिन्हू का बाप। और ये देखने के बाद वाइंग डॉन्सो स्माइल करता है। इसको जिन्हू के फादर पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, लेकिन वाइंग डॉन्सो जवाब नहीं देता और कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था ना, मैं अकेले यहाँ पर सवाल पूछूंगा और जवाब तुम दोगे। इसके बाद जिन्हू के फादर भी अपना ऑरा रिलीज करते हैं और कहता है मुझे अभी कभी जवाब चाहिए। वाइंग डॉन्सो कहता है अच्छा अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? जिन्हू के फादर कहते हैं अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तब तक तुम्हें मारते रहूंगा जब तक तुम जवाब नहीं दे देते। इसके बाद वाइंग डॉन्सो हंटर एसोसिएशन वालों को कहता है कि ये एक मैजिकल बीस्ट है और ये बहुत ही जल्दी हमला करने वाला है। वाइंग डॉन्सो यहाँ पर जल्द से जल्दी सभी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। इसके बाद वाइंग डॉन्सो कहता है दरअसल मैं तुम्हारे बेटे से मिलने कोरिया पे गया था और मुझे जानने मिला कि उसका काम तमाम हो चुका है। ये सुनकर जिन्हू के फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वाइंग डॉन्सो कहता है लगता है तुम्हें भी मुझे वहाँ पर ही भेजना होगा। इसके बाद फिर से हमें डेमन कैसल पे ले जाया जाता है। जिन्हू यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोर में आ चुका था जहाँ पर जिन्हू को अनडेड आर्मी देखने मिलता है और इसके साथ साथ वहाँ पर अनडेड्स का बॉस भी था। जिन्हू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और जिन्हू के शैडो सोल्जर्स वर्सेस अनडेड आर्मी का बैटल शुरू हो जाता है। जिन्हू के शैडो सोल्जर्स एक के बाद एक सभी को काटते जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अनडेड आर्मी का बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अनडेड आर्मी के बॉस को इतना सरप्राइज देखकर जिन्हू कहता है क्या हुआ, ऐसे हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग कमजोर होंगे? खैर जो भी हो, मेरा काम तुम लोगों को मारना है।
और वो मैं अच्छे से करूंगा। और इसके बाद जिन्हो अपने डैगर लेके उस अनडेड मॉन्स्टर के बॉस को एक ही झटके में खत्म कर देता है। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करो एंड चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।